कल के क्लास में आपको हम बताए थे फाउंडेशन। कल दो क्लास आपका दिए थे, एक था फाउंडेशन का और दूसरा था वोकैबुलरी का। तो फाउंडेशन में आपको हम बताए थे क्या कि टाइम एंड टेंस स्टार्ट किए थे, और टाइम एंड टेंस में हम स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स है उसके बारे में आप लोगों से मैंने चर्चा किया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बताना चाहते हैं आपको हम क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लास्ट रूल आपको हम बताए थे, क्रेव, फाइंड, लॉन्ग, ईयर्न, इन सभी के साथ आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा फॉर होता है और फॉर के बाद वर्ब हमेशा बिफोर होता है। चलिए आगे का रूल है। आगे का रूल जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस क्या है पहले ये समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, उसमें इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। तो सबसे पहले देखिए कि हमने सिंपल प्रेजेंट में ही कंडीशनल क्यों पढ़ाना शुरू किया। तो सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाने का कारण ये है कि इसमें टेंस से ही रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, ठीक है, यही कारण है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको हम बताना चाह रहे हैं। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड पूरे इंग्लिश ग्रामर में टोटल 3 रूल होते हैं, ठीक है, 3 रूल होते हैं। इन तीनों रूल में से सबसे पहला रूल आपको पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा रूल पढ़ना है सिंपल पास्ट टेंस में, और तीसरा रूल पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट आपको हम बताएंगे आज। तो कंडीशनल सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट के पहले आप लोग कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा बढ़िया से। देखिए हम जो भी बोलते हैं उसको सुनिए, दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि वैसा सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाया जाता है उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कंडीशन, कंडीशन का मतलब ही होता है शर्त, यानी वैसा सेंटेंस जिनके द्वारा शर्त बतलाया जाए उस सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और किसी भी कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड मौजूद होते हैं जिनकी संख्या पूरे ग्रामर में 9 होती है। कौन कौन सा है कंडीशनल वर्ड? इफ, unless, until, in case, as soon as, so long as, if, unless, until, in case, as soon as, so long as, when, before और आफ्टर, ये 9 कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और ये 9 कंडीशनल वर्ड में से किसी का भी यूज यदि किसी सेंटेंस में हो जाए तो वह सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। अब कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है तो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी सेंटेंस में इन 9 कंडीशनल वर्ड में से किसी का भी यूज कर दिया गया हो तो इनके द्वारा हमेशा 2 प्रकार का क्लाउज जुड़ा होता है, 2 प्रकार का सेंटेंस जुड़ा होता है, जिसमें से कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का सटा हुआ क्लाउज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और उसी से सटा दूसरा क्लाउज हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा कि कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको कल ही मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर का ये दिया हुआ है।
कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर आपका यही होता है कि कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसी से सटा दूसरा क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग को यहाँ पर बताते हैं हम क्या कि कैसे इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चंस इसमें दो तरीके से पूछा जाता है, तीसरा तरीका कभी भी नहीं है। तो कैसे पूछा जाता है और प्रॉब्लम हमेशा एक ही जगह पर देता है। देखिए इसको यदि हम घुमाकर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं क्या कि सिंपल फ्यूचर टेंस को यदि हम सेंटेंस के शुरू में कर दें तो उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बीच में हमारा आ जाएगा कंडीशनल वर्ड और उसके बाद हो जाएगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछ सकता है। जैसे पहला है क्या, इफ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू। इफ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू। इसको यदि हम तीन पार्ट में बांट दें तो लास्ट वाला पार्ट हमारा नो एरर होगा। तो यहां से यहां तक ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया और ये डी नो एरर हो गया। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि यहां पर जो विल दिया है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इफ हमारा कंडीशनल वर्ड है और कंडीशनल वर्ड के बाद सिंपल प्रेजेंट होता है और सिंपल प्रेजेंट में कभी भी विल का यूज नहीं होता है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ V1 यहाँ पर दिया हुआ है, यू के साथ ये भी ठीक है और यहाँ पर देखिए आई शैल हेल्प यू, ये भी हमारा सही है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। When you will find out any solution to this problem, you will able to finalize this प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिए हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। व्हेन यू विल फाइंड आउट, ये ऑप्शन हो गया एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बी ऑप्शन हो गया यू विल एबल टू फाइनलाइज दिस प्रोजेक्ट, तो तुम इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने में सक्षम हो जाओगे यदि तुम किसी प्रकार का समाधान इस समस्या का निकाल लेते हो। तो यहाँ पर देखना है क्या कि कंडीशनल वर्ड हमारा यहाँ पर दिया हुआ है व्हेन, और व्हेन के बाद कभी भी विल का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसी को यदि हम घुमा के लिखना चाहें आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हेयर, तो भी ये हमारा सही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखो ये तो हमारा डिटेल्स हो गया कंडीशनल सेंटेंस के पहला स्ट्रक्चर का, लेकिन याद रखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बनाना हो तो एक ही बात को ध्यान में रखिए, क्या है कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड का यूज किया गया हो तो उसी से सटा दूसरा क्लाउज, उसी से सटा हुआ जो क्लाउज है उसमें कभी भी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए इफ के साथ विल लगा था जिसको मैंने क्या किया, विल को हटाया। व्हेन के साथ भी विल लगा था जिसको मैंने हटाया, यानी कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद का सटा हुआ क्लाउज में कभी भी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव का यूज नहीं किया जाता है। अब तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हुआ जो आपको हमने बताया कि कंडीशनल वर्ड के तुरंत बाद के सटे क्लाउज में शैल, विल, कैन, कुड जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज
नहीं होता है। बस ये ध्यान रखिए आप। चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरे स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको हम सिंपल पास्ट टेंस में पढ़ाएंगे। चलिए, तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में चलते हैं, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पहले आप ये समझिए कि कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटीन्यूअस का मतलब होता है जो जारी है। ठीक है, जो काम जारी रहे उसको हम कंटीन्यूअस में रख सकते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, इसका एग्जांपल हम देने के लिए बोल सकते हैं क्या कि वैसे काम जो बोलने या सुनने के दौरान जारी हो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वैसे काम जो बोलने या सुनने के दौरान जारी हो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जैसे हम क्या बोले कि वैसे काम जो बोलने या कहने या सुनने के दौरान जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे मेरा भाई पढ़ रहा है, यदि मैं ये बात बोल रहा हूं तो कोई सुन भी रहा होगा और ये काम मेरा जारी भी है, तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रख सकते हैं। तो माय ब्रदर इज रीडिंग, मेरा भाई पढ़ रहा है। तो चलिए, तो बेसिक चीज हो गया। अब चलते हैं इसके रूल में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला हम देते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट में क्या है जो समझिएगा कि आप लोग को मालूम है कि बेसिक रूल है ये कि ग्रामर का एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि टू प्रीपोजिशन के बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो बताइए कि वह मेन वर्ब V1 होता है कि V4 होता है। तो जाहिर सी बात है, टू के बाद वर्ब हमेशा V1 होता है और टू को छोड़कर शेष किसी भी प्रीपोजिशन की बात करें, अदर प्रीपोजिशन, और उसके बाद यदि कोई मेन वर्ब आता है तो वो हमेशा V4 होता है। यानी कि ये ग्रामर का यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये दिमाग में हमेशा के लिए बैठाइए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं उतार लीजिए इस चीज को कि टू प्रीपोजिशन के बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V1 होता है और टू को छोड़कर शेष किसी भी प्रीपोजिशन की बात करें तो उसके बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए, अब इसी का अपवाद है। अपवाद क्या है, क्या सुनिएगा। हम लोग जानते हैं कि टू प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा V1 होता है और बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब V4 होता है। लेकिन ग्रामर में कुछ ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं जिनके अंत में टू लगा होता है और उस टू के बाद आने वाला वर्ब जो है वो कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इस रूल का। तो यहीं पर रूल देखिएगा क्या है कि कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसके अंत में टू लगा होता है और उसके बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। ये देखने की चीज है। चलिए, तो कौन कौन से प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। तो होता है क्या, देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, with a view to, addicted to,
सब उतारते जाइएगा। हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू, accustomed to, take to, और भी होते हैं given to, related to, prefer to। इन सब के बाद आने वाला मेन वर्ब V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। ठीक है, जिसमें से यदि हिंदी देखा जाए तो ये फ्रेज होता है, सारा फ्रेज ही है, तो इसका होता है की आशा में रहना, की आशा में। एडिक्टेड टू से लेकर लुक फॉरवर्ड टू का होता है की आशा में रहना, लुक फॉरवर्ड टू, की आशा में रहना। विथ ए व्यू टू का मतलब होता है कि उद्देश्य से। एडिक्टेड टू से लेकर के एक्स्टेम्ड टू का हिंदी होता है अभ्यस्त या आदि, मतलब किसी चीज का आदत होना। टेक टू ग्रहण करना, गिवन टू प्रदान करना, रिलेटेड टू संबंधित करना, और प्रीफर टू पसंद करना। तो ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनके अंत में टू लगा है, और उस टू के बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होगा बल्कि V4 होगा। तो ये अपवाद है, और इसके अलावे भी और होते हैं, लेकिन जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसी की चर्चा मैंने किया है। ठीक है, तो इतना से ज्यादा कभी भी एग्जाम में किसी दूसरा से नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो इतने से ही पूछेगा। इसलिए इन सारे कॉपी में उतार लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और इससे मैं आपको एग्जांपल दूंगा 2-4 ठो, जिससे और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू, विथ ए व्यू टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, यूज्ड टू, accustomed to, take to, given to, related to, prefer to। ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जिनके अंत में टू लगा है, और उस टू के बाद वर्ब V1 नहीं होगा बल्कि V4 होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे एग्जांपल देखा जाए, प्रैक्टिस किया जाए इसमें कुछ। इसका एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा कि देखने में लगेगा कि टू के बाद V1 ही होना चाहिए, लेकिन होता है नहीं बल्कि होता है V4। तो जैसे एग्जांपल देखिए कि माय फादर looks forward to start this work। मेरे पिताजी इस काम को शुरू करने की आशा में रहते हैं। इसको यदि हम 3 पार्ट में बांट देते हैं, टू छूट गया, 3 पार्ट में बांट देते हैं, तो आपका आंसर यहाँ होगा कौन सा? ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी नोइर। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा बल्कि स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू के बाद वर्ब कभी भी V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, दे हैव कम हियर with a view to solve this dispute। डिस्प्यूट मतलब होता है झगड़ा। दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं, विथ ए व्यू टू, के उद्देश्य से। क्या उद्देश्य से? सॉल्व दिस डिस्प्यूट, इस झगड़े को सॉल्व करने के उद्देश्य से। यहां से यहां तक हमारा ए पार्ट हो गया, ये हो गया बी पार्ट, यहां से यहां तक सी पार्ट, और ये हो गया नोइरर डी। आंसर आपका यहां पर होगा
सी। क्यों? क्योंकि V के VU2 के बाद भर V1 नहीं होता है बल्कि V4 होता है, तो सॉल्व की जगह पर होगा सॉल्विंग। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इसके अलावा और कोई दूसरे जगह पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला रूल, रूल नंबर 2 उतार लीजिए इसको। रूल नंबर 2 देखा जाए अब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 2। दूसरे रूल में क्या है, आप लोग को हम कल बताए थे स्टैटिक वर्ब कुछ ऐसा होता है, फिर स्टैटिक वर्ब के बाद डायनेमिक वर्ब के बारे में बताएंगे। तो इन लोगों का क्या क्वालिटी है उसी से रिलेटेड ये रूल है। क्या है जो सुनिएगा कि ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें डायनेमिक वर्ब बोला जाता है, और स्टैटिक वर्ब वाले देखते हैं। ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब बोला जाता है, और कभी भी इन सभी स्टैटिक वर्ब का यूज किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ठीक है, और जिस कंटिन्यूअस टेंस में इनका प्रॉब्लम दिया गया हो, हमेशा उससे एक टेंस पीछे चले जाते हैं, तब जाकर वह सेंटेंस सही होता है। मान लिया जाए कोई प्रॉब्लम दिया रहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो भी तो कंटिन्यूअस है क्योंकि उसके साथ बिफोर लगता है, और उस सेंटेंस को यदि सुधारना है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हटा करके एक टेंस पीछे आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, तो ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन्हें स्टैटिक वर्ब बोला जाता है, और किसी भी स्टैटिक वर्ब का यूज किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, और जिस किसी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज किया गया हो हमेशा उससे एक टेंस पीछे चले जाते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। तो कौन कौन से स्टैटिक वर्ब होते हैं ये ध्यान देना है कि देखिए, वैसे वर्ब जो हमारी इंद्रियों से हो, जैसे महसूस करना का होता है फील, फील के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है। लव, ठीक है, जो फीलिंग को दर्शाए। हेट, फिर उसके बाद हम देते हैं बिलीव, फिर देते हैं थिंक, फिर देते हैं बिलीव, थिंक, नो, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर भी इसमें दे सकते हैं, रिजेंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रीफर मतलब पसंद करना, रिजेंबल का मतलब होता है क्या, एक जैसा दिखना। ठीक है, तो फील, लव, हेट, बिलीव, थिंक, नो, लाइक, डिसलाइक, प्रीफर, रिजेंबल। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं, लेकिन इन सभी से क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको हमने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका यूज कभी भी किसी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता, और कभी भी किसी कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज हुआ रहे तो उसे सुधारने के लिए हमेशा एक टेंस पीछे चले जाते हैं, हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। चलिए पास्ट में ही लेते हैं, यदि सेंटेंस इनका यूज पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसे सुधारने के लिए हमेशा पास्ट इंडेफिनिट करते हैं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस के पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो कौन कौन से ऐसे कैसे सेंटेंस या बनेगा वो भी देखना है, पहले इनको उतार लीजिएगा। फील महसूस करना, लव प्यार करना, हेट नफरत करना, बिलीव विश्वास करना, थिंक सोचना, नो जानना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, प्रीफर पसंद करना। ठीक है, रिजेंबल एक जैसा दिखना, और भी दे सकते हैं सीम, गेट, बिकम। ठीक है, अपीयर, अपीयर भी दे सकते हैं इसमें, अपीयर, सी, नोटिस। ठीक है, सबको उतार लीजिए।
आगे बढ़ते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम बनवाते हैं तो जाकर क्लियर होगा ये। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखा जाए तो एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल देते हैं, किसी कंटिन्यूअस टेंस में उठा लेते हैं वर्ड को। जैसे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years। मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं। यहां पर देखना क्या है कि 10 वर्षों से जानता हूं का क्या, कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years, मैं तुम्हें 10 वर्षों से जानता हूं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि देखना है कि इसमें वर्ब जो दिया हुआ है नो, और नो क्या स्टैटिक वर्ब है कि नहीं है। यदि स्टैटिक वर्ब है तो इसका यूज कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो ये दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे यहीं पर ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, और ये सी लास्ट में नो यू। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, आई हैव बीन नोइंग यू, हैव बीन प्लस बिफोर जो दिया हुआ है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर बीन सबसे पहले हटेगा, और बीन हटेगा तो हैव के साथ भी3 होगा, तो नोइंग नहीं होगा बल्कि होगा नोन, KNOWN। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा, वी नो दैट द चिल्ड्रेन आर लाइकिंग आइसक्रीम। हम लोग जानते हैं कि बच्चे आइसक्रीम ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कौन सा स्टैटिक वर्ब है, तो यहाँ स्टैटिक वर्ब है लाइकिंग। ये कौन से टेंस में प्रॉब्लम दिया गया है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर, यानी यहाँ पर ये दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। तो यहाँ से आर को, चलिए इसको यहाँ तक ही रहने दीजिए, यहाँ से आर को हटाएंगे, और लाइकिंग की जगह पर चूंकि चिल्ड्रेन है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब यानी कि लाइक देंगे। ठीक है। चलिए, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार 2-3 बार पूछा हुआ है, वही हम देते हैं। चलिए देखा जाए क्या है। चलिए, इसका क्वेश्चन जो दे रहे हैं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इट इज appearing to me that you are plotting against your friends। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि तुम अपने दोस्तों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। प्लॉट अगेंस्ट का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है, षड्यंत्र करना किसी के खिलाफ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। तो यहाँ इसको यदि 3 पार्ट में बांटते हैं, ए, यहाँ से बी, ये सी, और लास्ट में नो ईरन, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर कौन सा, ए। चूंकि अपीयर जो है एक प्रकार का क्या है, स्टैटिक वर्ब है, जिसका यूज कंटिन्यूअस में नहीं होगा। सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बिफोर, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इज अपीयरिंग को हटाकर यहाँ कर देंगे क्या, अपीयर्स, APPEARS, appears। It appears to me that you are plotting against your friends। ये प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अगला देखते हैं, कितना टाइम हो गया। चलिए अगला रूल, अगला रूल देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट रूल इसमें डायनेमिक वर्ब से रिलेटेड है। अभी आप लोगों को मैंने स्टैटिक वर्ब बताया था और आगे अब बताते हैं डायनेमिक वर्ब। तो डायनेमिक वर्ब क्या है? तो ग्रामर में जितने भी डायनेमिक वर्ब होते हैं जिसके तुरंत बाद यदि कोई मेन वर्ब आए तो वह मेन वर्ब हमेशा V4 के रूप में होता है, कभी भी 2 + V1 के रूप में नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे डायनेमिक वर्ब होते हैं? तो होता है क्या, इंजॉय, फिनिश, माइंड, सजेस्ट, कंसल्ट, ठीक है, ये सारे डायनेमिक वर्ब होते हैं। क्या सुनिएगा, ग्रामर में कुछ ऐसे डायनेमिक वर्ब होते हैं जिनका यूज यदि किसी भी सेंटेंस में हो जाए तो उस डायनेमिक वर्ब के तुरंत बाद आने वाला मेन वर्ब हमेशा V4 होता है, V4 होता है। अर्थात कौन कौन से डायनेमिक वर्ब होते हैं? तो इंजॉय, फिनिश, इंजॉय, फिनिश, माइंड, सजेस्ट, कंसल्ट, वर्थ, एवॉइड, स्टॉप, और कल आपको बताया था मैंने इट इज नो यूज, इट इज नो गुड, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था कल, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड। इन सब के बाद यदि कोई भी मेन वर्ब आता है तो वह मेन वर्ब हमेशा V4 के रूप में होता है, कभी भी किसी दूसरे रूप में नहीं होता है, ठीक है। चलिए सब उतार लीजिएगा। इसका एग्जांपल एक देते हैं हम, क्या कि इसका एग्जांपल एक दिया जाए कि आई enjoy to play cricket with my friends। मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलकर एंजॉय करता हूं। तो यहां पर देखिए, यदि इसको ए पार्ट में बांट दिए, ये बी हो गया, ये सी है, लास्ट में नो इधर, तो आंसर हमारा जब भी होगा तो ए होगा, क्योंकि एंजॉय के बाद यहाँ 2 + V1 नहीं होगा बल्कि V4 होगा। क्यों? क्योंकि एंजॉय एक प्रकार का डायनेमिक वर्ब है, तो यहाँ पर प्ले नहीं होगा बल्कि प्लेइंग होगा, ठीक है। चलिए, तो एंजॉय से दे दिए हमने आपको। तो कभी भी ध्यान रखिए, डायनेमिक वर्ब के तुरंत बाद आने वाला वर्ब हमेशा V4 ही होता है। जैसे इट इज नो यूज, इट इज नो गुड का कल बताया था कि इट इज नो यूज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो घटना के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं है, तो इट इज नो यूज के बाद सीधा क्राइंग हो गया, ठीक है। चलिए, अब प्रॉब्लम जब भी देगा तो इनके बाद 2 + V1 लगा के देगा, जो कि गलत है, होना चाहिए हमेशा V4, ठीक है। तो इसके साथ आज का अपना क्लास मैं समाप्त करता हूं, फिर कल मिलेंगे आपसे इसी क्लास में, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर बार का अपडेट मिलता रहे। ओके।